अभी स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, फिर ठीक है। चलो, तो आज दो ही बच्चे हैं, बाकी कहाँ गए? करेंगे सर बात। ओके। सर कल वाला क्वेश्चन लिया तुसी? हाँ जी, क्या हुआ? सॉरी सर, कल वाला क्वेश्चन लिया आपने? किसमें? मैथ का सर, जो आप बता रहे थे वो रैंक वगैरह वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो हम कर लेंगे। वैसे लिया नहीं है, बट मैं उसको आपको बता दूंगा। उसमें क्या है, वो तो कभी भी बना सकते हैं हम क्वेश्चंस को। मैं दिखाता सर हूँ। एक तो हमारा एपी वाला चल रहा था, उसका पार्ट भी तो रहता है आधा। क्या हुआ? सर जो वो एपी और जीएम वाला रह गया पार्ट, वो वाला कब करेंगे सर? उसमें कौन सा वाला पार्ट, जैसे मतलब? वो तो आधा ही हुआ था ना सर। हाँ बिल्कुल, आधा ही हुआ है। एक्चुअली जैसे प्लानर में वही था ना, कि जो मैन मैन था ना, वो जैसे अब उसको एक दिन में कंप्लीट तो हम कर नहीं पाएंगे। राइट। तो या तो क्या होगा, फिर अपने को उसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे मतलब मैंने अभी जैसे बाइनोमियल अपना एक दिन में हो जाएगा। ठीक है, जो उसमें मैन था, इंपॉर्टेंट था, वो बता दूंगा। बट सीक्वेंस सीरीज का आई थिंक एक दिन में होता नहीं है। तो या तो मैं उसको प्लानर में एक और दिन उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, जैसे आगे की जो डेट्स है ना। समझ यस में आया सर। मैंने क्या बोला? या तो मैं ऐसा करूंगा कमलप्रीत। कल वाले सेशन में उसको लेक्चर 2 डाल के मैं प्लानर में डाल दूंगा। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का एक लेक्चर 1 हो गया, एक लेक्चर 2 डाल दूंगा। ओके। तो फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट वीक से जैसे ही अपना आएगा, या फिर जो भी आगे रिमेनिंग वाले में, उसको थोड़ा चेंज कर दूंगा। ओके। बता दूंगा मेरे को भी पता है कि उसमें बहुत सारी चीजें रह गई। ऑफ कोर्स, मैं भी चाहता हूँ कि वो सारी की सारी चीजें बने। बट वही हुआ ना कि वो एक दिन में हो नहीं पाया था उस दिन। हाँ हाँ, यस यस यस, मैं वही बताने जा रहा हूँ। चलो, स्टार्ट करते हैं ना, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, क्योंकि फटाफट से होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर ये बाइनोमियल भी अपने को कंप्लीट करना ना। चलो, मैं यहाँ पर कुछ स्लाइड्स ऐड किए हैं, वही बता देता हूँ। रैंक बेस्ड प्रॉब्लम किसी को नहीं आता तुम में से? 3-4 बच्चे बैठे जो आप लोग। सर नहीं आता तभी तो कहा है, आप करवा दो। चलो, स्कूल्स में भी नहीं हुआ कभी? नो सर। एनसीईआरटी करवा दी, इतना ही बहुत है। एनसीईआरटी में भी आता है, तो ये एनसीईआरटी में भी यही आता है। चलो कोई वो नहीं, मैं भी बताता हूँ फिर। करवाते हैं सर, वो तो। क्या हुआ? सर वो भी नहीं करवाते, बस बेसिक ही करवाते हैं सर। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है। देखो, पहला जो मैंने टाइप लिया ना, वो दिख रहा है आपको? रैंक बेस्ड प्रॉब्लम है, उसमें पहला टाइप क्या लिया? व्हेन लेटर्स आर नॉट रिपीटेड। ठीक है, हम पहले ये करते हैं कि जब लेटर रिपीट नहीं करते तब क्या करते हैं। अच्छा, निखिल बोल रहा है टीचर ही नहीं। कोई नहीं यार, मेरे को ले जाता है यार। है, मैं पढ़ा देता आपको। चलो, ठीक है, ये पहला टाइप समझ गए, व्हेन लेटर्स आर नॉट रिपीटेड। समझ गए, जैसे आपका निखिल का नाम है, तो निखिल के नाम में भी आई थिंक लेटर रिपीट नहीं करता। ठीक है, मेरे नाम में तो लेटर रिपीट करता है। तो मैं कुछ आपको ना थ्रू आउट द क्वेश्चन बताता हूँ, तो ताकि थ्योरी समझ में आएगी कैसे कैसे करना ना। तो चलो, मैं कुछ नाम लेता हूँ ना। क्योंकि बिना एग्जाम्पल आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं थ्योरी बोलूंगा तो उससे कुछ मतलब नहीं बनेगा। अगर एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा। तो कुछ ऐसा नाम बताते हैं जिसमें लेटर रिपीट नहीं करता हूँ। राकेश चलेगा? देखो, इसमें लेटर रिपीट करे, नहीं करे ना? नो इसकी सर। देखो, हमें रैंक निकालनी है। देखो, रैंक निकालने से पहले ना, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, इसका इस क्वेश्चन का क्या पता होना चाहिए, कि हम टोटल कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट तुम्हें ये पता होना चाहिए पहले। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट का मतलब समझिए, मतलब इस राकेश वर्ड को हम आगे पीछे घुमा घुमा के कितने तरीके से शफल कर सकते हैं। समझ गए, मीनिंग और मीनिंगलेस वगैरह वगैरह। तो बता सकता है कोई तुम में से कि राकेश, जो राकेश हमारा वर्ड है, उसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? तुम्हें सिक्स अरेंजमेंट वाला? फैक्टोरियल। हाँ जी, बोलिए। 6 फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया। देखो, 1 2 3 4 5 6, देर आर 6 लेटर्स। तो 6 लोगों को अरेंज करने का तरीका क्या होता है? 6 फैक्टोरियल होता है, विदाउट एनी रिपीटिशन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पूछ लिया आपसे बनाना वर्ड का बताओ। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बता दूं। जैसे बनाना वर्ड में क्या करते हैं, फिर अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे? टोटल कितने हैं वो देखो, 1 2 3 4 5 6।
तो टोटल आएगा 6 फैक्टोरियल। बट डिवाइड बाई, ये डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, तो जब भी लेटर्स रिपीट करते हैं ना, उनसे डिवाइड भी करते हैं। तो जैसे ए कितना है, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल फॉर 3a इनटू, कुछ और भी तो रिपीट कर रहा है बनाना में, एन भी तो एन रिपीट कर रहा है। हाँ, तो फिर क्या आएगा, एक डिवाइड में 2 फैक्टोरियल आएगा फॉर 2n। मतलब जब भी हमें कुछ लगे ना लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, तो उसके लिए डिवाइड में आता है जो टाइप्स रिपीट करते हैं। जैसे कोई लेटर वन टाइप का है, कोई लेटर दूसरे टाइप का है, कोई लेटर तीसरे टाइप का है, तो जितने भी बार बार रिपीट करेंगे उनके जो रिपीटेशन है उनका फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। अगर कोई भी रिपीट नहीं कर रहा तो डायरेक्टली आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, लाइक दैट। समझ गए दोनों का अरेंजमेंट? जब लेटर रिपीट नहीं करते हैं और रिपीट करते हैं तब। ठीक है, तो ये अभी हम देखेंगे राकेश का क्वेश्चन ना। तो राकेश में हमें निकालना है रैंक, और राकेश को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 720। समझ गए? मतलब हम राकेश को, इस वर्ड को 720 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब 720 में कहीं ना कहीं राकेश वाला वर्ड बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा। देखो डिक्शनरी में जब बनाओगे ना, डिक्शनरी में ऐसे बनेगा, पहले ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स आएंगे, वर्ड आएंगे। समझ गए? फिर ए के बाद में कौन आता है? फिर अल्फाबेटिकली ए ई आएगा। समझ गए? फिर हो सकता है ए ई एच आ जाए। इस तरह से डिक्शनरी में देखो ना, तो पूरा प्रॉपर वे में आता है। तो फिर ये सब चीजें इस तरह से नहीं जाती। बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे थ्योरीज में ना, आपको ऐसे डिक्शनरी टाइप से दिखाते हैं कि ऐसे फॉर्म करके सोचो। बट मैं उस मेथड को ना बहुत ही स्टूपिड मेथड मानता हूँ, क्योंकि यार उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सोचना ही पड़ता है। बेस्ट मेथड क्या है? हमें निकालना रैंक। रैंक बोल दूं या पोजीशन बोल दूं, एक ही बात है। कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना, कई बार पोजीशन ऑफ द वर्ड भी लिखा आता है, या रैंक ऑफ द वर्ड। तुम्हारा पहला काम क्या है कि तुम उस राकेश को लिख दो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख दो। ठीक है, पहला काम ये। इतना क्लियर हो गया? स्टेप्स बता रहा हूँ तुम्हें क्या क्या स्टेप। देखो पहली स्टेप हमारी है। अब दूसरी स्टेप क्या है कि उनके ऊपर अल्फाबेटिकली तुम उनको नंबरिंग दे दो, अल्फाबेटिकल नंबरिंग। जैसे ABCD में ए क्या आता है? 1 पे आता है ना। ठीक है, A 1 पे आ गया। अब कोई बोलेगा सर अगर एक और ए होता तो उसके ऊपर भी 1 ही लिखेंगे हम। अल्फाबेटिकली आपको ऑर्डर देना है, तो उसके बाद में कौन आएगा बताओ? अब ABCD आना चाहिए। क्या आएगा? ई E आएगा आएगा, फिर H आ सर, जाएगा, अच्छा। फिर टी आएगा सर, K आ जाएगा, फिर R आएगा, और फिर एस। फिर ये आएगा S आ जाएगा। क्या इसमें प्रॉब्लम है? ये मैंने क्या लिखा? नंबरिंग। ठीक है ना? और वो भी कैसे लिखा है? अल्फाबेटिकली नंबरिंग। क्या ये इजी है नंबरिंग करना? यस सर। अब देखो इसके नीचे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इसका आंसर। देखो आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे इसका आंसर। वो कैसे लिखते हैं? आपको हर एक लेटर को सोचना है। जैसे ये आर है, इसके ऊपर नंबरिंग क्या है? 5 है। अब तुम्हें राइट साइड में देखना है, राइट साइड में देखो, और 5 से छोटे कितने हैं उनकी काउंटिंग करो। 5 नंबर से छोटे कितने हैं? एक तो 1 छोटा है, एक 4 छोटा है, 2 भी तो छोटा होता है, और 2 यस, तो कितनी काउंटिंग है वो? छोटे वाले काउंटिंग कितनी? 4 हैं सर। 4 है। देखो इस 5 को छोड़ दो, आगे देखो 1 4 2 3, तो 4 है। तो मैं लिख दिया यहाँ पर 4। क्लियर हो गया मैंने क्या लिखा? ठीक है, अब हमेशा राइट साइड में जाना है। हमें हमेशा राइट साइड में जाना है, हमें पीछे नहीं जाना। अब इस ए के ऊपर देखो, इसकी काउंटिंग क्या है? 1। अब तुम 1 से छोटा देखो पीछे, कोई 1 से छोटा है इसमें? नो सर। तो उसके लिए 0 लगा दो, सिंपल। फिर आगे देखो 4। अब इस 4 से छोटा देखो, आगे ही जाना है आपको, पीछे नहीं जाना। ऐसे नहीं सर 4 से छोटा तो 1 भी था, जो पीछे चला गया उसको छोड़ दो, सिर्फ आगे ही बढ़ते रहो। अच्छा 4 से छोटा देखना आगे राइट साइड में कितने छोटे? 2 एक, हैं। 2, उसके लिए 2 लिख दो काउंटिंग। कोई लगे ना कि सर मेरे को बार बार 0 दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं यार, बिंदास 0 लिखो। तुम्हारा तो एग्जाम टाइम में कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग में देखना, वो 0 हो जाएगा। अच्छा अब 2 से छोटा बताओ। कोई भी नहीं सर। 2 से छोटा कोई नहीं है, तो एक और 0 आ गया, बढ़िया बात है। जितने 0 आएंगे उतने अच्छे। 6 से छोटा एक 1, ही। और ये 3 से छोटा, अब इसके आगे तो क्या ही जाओगे, तो इसके लिए तो लास्ट में क्या आएगा? 0 ही आएगा। समझ गए भाई? 3 से छोटा तो कुछ नहीं है। क्या ये नंबरिंग समझ गए क्या कैसे किया मैंने, काउंटिंग वाला पार्ट? यस सर। अब तुम्हें क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करो। इतना होने के बाद पीछे से स्टार्ट करो। ठीक है, अरे कहाँ जा रहा है? पीछे से स्टार्ट क्या करना है?
आप स्टार्ट करो पहले 0 फैक्टोरियल, समझ गए? 0 फैक्टोरियल, फिर लिखो 1 फैक्टोरियल, फिर लिखो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अगर तुम पीछे से नहीं लिखो ना, तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो? कि ये जो लेट 5 फैक्टोरियल लिखा ना, वो हमने क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है इसको, रिमेनिंग लेटर्स का फैक्टोरियल। ऐसे भी तुम सोच सकते हो। देखो, आर के बाद में कितने लेटर बचे, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा, समझ गए? ए के बाद में कितने लेटर बचे, 1 2 3 4, तो 4 लिखा। के बाद में कितना बचा, 3 फैक्टोरियल। ई के बाद में 2 फैक्टोरियल। एस के बाद में एक ही बचा, 1 फैक्टोरियल। और लास्ट में एच के बाद में कुछ बचा क्या, तो उसके लिए क्या आ गया, 0 फैक्टोरियल। समझ गए? दोनों साइड से, या तो पीछे से स्टार्ट करोगे तो 0 फैक्टोरियल स्टार्ट करना, आगे से स्टार्ट करोगे तो उस लेटर को छोड़ के रिमेनिंग लेटर्स जो बचे ना उनका फैक्टोरियल। और तुम्हें क्या करना होता है, इनको तो मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई, समझ गए? और फिर सबको कर दो ऐड। देखो ऐड अलग से रखता हूँ, सबको क्या करना है, ऐड, प्लस 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 एंड प्लस। दिस इज आवर आंसर। अब उसमें देखना एक चीज और याद रखना, पहले मैं लिख रहा हूँ उसको, देखो जैसे 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, अच्छा 0 इंटू समथिंग मतलब 0 ना, फिर नेक्स्ट Yes. क्या है, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर 0 इंटू समथिंग 0, फिर क्या बचा, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, वो तो 1 हो जाएगा, फिर 0 इंटू समथिंग समथिंग जो भी है ना आपका। अच्छा, इतना जो आंसर आ गया ना, इतना जो भी आंसर आ गया, इसमें एक चीज याद रखना, आपको लास्ट में एक चीज हमेशा रखना, +1 एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है, ये ध्यान रखना आपको। ये अगर नहीं याद रखोगे तो एग्जाम टाइम में तुम्हें दोनों ऑप्शन दिखेंगे। बस ये वाली थ्योरी याद रखना, ये दोनों में काम आएगी। लेटर्स आर रिपीटेड में भी आएगी, लेटर्स आर नॉट रिपीटेड में भी याद रखना, +1 एक्स्ट्रा ऐड करना है, जो भी आंसर आएगा। अब देखो इसका आंसर क्या हो, 5 फैक्टोरियल मतलब समझते हो, 120। 120 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 480, प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, 6, 6 टू जा 12, और प्लस में ये 1 हो गया और एक और एक्स्ट्रा 1 हो गया, तो बताओ कितना हो गया टोटल, 490, 494 ना। Yes, sir. Yes. मतलब राकेश वर्ड को हम टोटल 720 तरीके से अरेंज कर सकते थे। और जब उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो राकेश एक्चुअली कहाँ पर बनेगा, 494 पोजीशन पे राकेश वाला फॉर्म बनेगा। और उसके आगे जाओगे तो फिर वो तुम्हें उल्टा सीधा ही दिखेगा, मीनिंगलेस। क्या ये स्टेप समझ में आ गया? Yes, sir. बड़ा आसान है, स्टेप समझ में आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली पार्ट नहीं है कि सर स्टेप समझ में नहीं आएगा, है? स्टेप समझ में आना चाहिए। क्लियर है? पक्का? Yes, sir. तो मैं फिर से एक बार फटाफट रिकॉल करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लेंगे आज, तुम घर जाके फिर इस प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन पे। मतलब इस टाइप के बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे यार, मोहल्ले के या फ्रेंड सर्कल में नाम ढूंढ लेना जिनके लेटर रिपीट नहीं करते हो। तो फिर ये वाला मेथड 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, एक बार सुन लेना थ्योरी क्या है। पहले जो भी लेटर जिसका भी रैंक निकाला है उसको थोड़ा सा स्पेस दे के लिख देना। स्पेस इसलिए क्योंकि नीचे उसकी कैलकुलेशन आती है ना, तो थोड़ा स्पेस ही चाहिए अपने को। लिख दिया मैंने एज इट इज। जैसे कल आया था वो जैनित वाला, तो आई थिंक उसमें ऐसी स्पेलिंग थी ना, यही था क्या जैनित वाला? Yes, sir. जैसे मान लो रेंडमली मान लो ये जैनित मैंने वर्ड लिखा, देखो इसमें भी लेटर रिपीट नहीं कर रहे, तो तुम आज होमवर्क में ये ट्राई कर लेना, देखना फिर वो कल वाले का आंसर मैच करके, एज ए होमवर्क ट्राई करके देखना। ठीक है, इसमें क्या करना, जेनिथ को पहले ZENITH थोड़ा स्पेशियस लिख देना। फिर ऊपर क्या करना, पहली स्टेप क्या होती है, नंबरिंग करना। पहली स्टेप है नंबरिंग करना अल्फाबेटिकली। अगर अल्फाबेटिकली नंबरिंग हो गया, ठीक है, जैसे मान लो ABCD के हिसाब से लिखना है, वो तुम्हें पता है कौन कहाँ आता है, जैसे जेड सबसे लास्ट में आता है, ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, नंबरिंग लिख दिया। फिर यहाँ लिखना होती है काउंटिंग। ठीक है, ये स्पेस किसके लिए होता है, काउंटिंग। और काउंटिंग मैंने क्या बताया, हर एक नंबर के ऊपर हर एक लेटर के ऊपर जो नंबर लिखा है उससे छोटा वाला देखना है। ठीक है ना, आगे जाना है और हमें काउंटिंग में क्या देखना है, छोटा लेटर देखना है, छोटा लेटर आगे वाले। जैसे 1 से छोटा कुछ भी नहीं है तो 0 आ गया, 2 से छोटा कुछ और है तो कुछ और आएगा। इस तरह से हमें उसको प्रोसीड करना है। ये वाला काउंटिंग का प्लेस है,
फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, रिमेनिंग लेटर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। या तो पीछे से स्टार्ट करो, अगर पीछे से स्टार्ट कर रहे हो तो 0 फैक्टोरियल याद रखना, ठीक है। अगर पीछे से स्टार्ट करने वाली थ्योरी याद नहीं है तो रिमेनिंग लेटर्स का फैक्टोरियल, जैसे के, तो के के आगे कितने लेटर बच गए, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल लिखा था मैंने के नीचे। ई के बाद में कितने लेटर बचे, 5, एस और एच 2, तो 2 फैक्टोरियल, समझ गए। फिर आपस में उसको मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड करना है, बट ऑलवेज रिमेंबर एक्स्ट्रा 1 ऐड करना है आपको, ठीक है, याद रह जाएगा। यस सर। Yes, sir. अब तुम्हें एक और बताता हूँ ना, क्योंकि फिर अपना ये वाला चैप्टर मिस हो जाएगा, फिर ये पूरा नहीं हो पाएगा। एक वो दूसरा वाला टाइप बताता हूँ, कौन सा वाला, व्हेन लेटर्स आर रिपीटेड, ठीक है। एक एक एग्जांपल बहुत होता है, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम सेम अप्रोच से जाओगे ना तो तुम्हें वो क्वेश्चन बन जाएगा। तुम्हें तो बस बार बार क्या करना है, कुछ 2 3 वर्ड यूज करने हैं, ठीक है। चलो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, बनाना। ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि जितना बड़ा एग्जांपल लोगे ना उतना ही कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसकी हमें क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है, ठीक है। पहली बात तो बनाना को हम टोटल तरीके से अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, पहले मैं टोटल अरेंजमेंट देख लेता हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम टाइम में तुम्हें ये नहीं रिकमेंड करता कि आप टोटल अरेंजमेंट देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ कि टोटल अरेंजमेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं, और उसमें से ही रैंक वाला आंसर आएगा। जैसे बनाना को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल किसके लिए, 3 ए के लिए। 2 फैक्टोरियल किसके लिए, 2 एन के लिए। तो अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया, 720, 720 ना, 6 का मतलब वही ना, 6 × 5 × 4 × 3। अच्छा 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और ये 2, तो कितना है टोटल, 60 क्या, Yes, sir. मतलब बनाना को हम 60 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही आगे पीछे शफल करें ना 60 तरीके से आएंगे। अब मैं इसकी रैंक निकाल रहा हूँ, रैंक, चलो देखते हैं। सेम अप्रोच है, सेम तरीका है, इसीलिए मैं तुम्हें एक ही मेथड रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि दो दो मेथड याद करोगे तो तुम्हारे मिक्सअप हो जाएगा। पहला सेम मेथड है, बस उसमें और इसमें डिफरेंस बताऊंगा क्या आता है। पहला काम अपने को थोड़ा सा स्पेस देके लिखने का काम, लिख दिया हमने बनाना का। अल्फाबेटिकली काउंटिंग देते हैं, बताओ काउंटिंग क्या लिखूं। ए को ए 1 पे से। 1 आएगी, देखो ए पे 1 आएगी तो सब जगह ही 1 आएगी, ठीक है ना। ये वाला ए और ये वाला ए ऐसे नहीं कि सर वो अलग दिख रहा है ये अलग, ABCD में तो ये सब जगह 1 होता है। फिर ये बी पे आएगा 2, और एन पे कितना आएगा, 3। क्या इसमें प्रॉब्लम है, अल्फाबेटिकली हमने लिख दिया। अब दूसरा काम मैंने क्या बताया था यहाँ पर, इसको लास्ट काउंटिंग, वाला से देखना है काउंटिंग करके। हाँ काउंटिंग काउंटिंग। तो बताओ 2 से छोटा, आपको राइट साइड में देखना है, राइट साइड में देखो, ठीक है। और 2 से छोटा बताओ, 1 2 3, तो क्या काउंटिंग 3 आएगा उसके लिए, यस सर। हाँ। फिर आगे वाला बताओ, 1 से छोटा 0, कोई 0। 3 से छोटा, 2 है सिर्फ सर। राइट साइड में देखना है, 2 है। फिर इस 1 से छोटा 0, फिर 3 से छोटा 1, फिर 1 से छोटा कोई भी नहीं है, 0। क्या काउंटिंग समझ गए। Yes, sir. दूसरा काम फिर मैंने क्या बताया, पीछे से स्टार्ट कर दो, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। देख लो रिमेनिंग लेटर्स का फैक्टोरियल ही लिखा है मैंने, चाहे ऐसे स्टार्ट करो या ऐसे स्टार्ट करो। देखो बी के बाद में कितना बचा, 1 2 3 4 5, 5 का फैक्टोरियल, सही है ना। रिमेनिंग लेटर्स का फैक्टोरियल तो लिखा है, तो मैंने क्या बोला, इनको तो आपस में मल्टीप्लाई करना है, सही है। सेम मेथड है, सेम मेथड है, बस थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो ही बता दूंगा। और फिर हमें क्या करना होता है, इनको ऐड करना होता है। ये भी तुम्हारा वही स्टेप था, क्या यहाँ तक तो पुराना कॉपी पेस्ट ही है, यस सर। पेस्ट। अब एक्स्ट्रा पार्ट देखो क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, यहाँ पर डिवाइड आएगा, डिवाइड में आएगा। मल्टीप्लाई करोगे अच्छी बात है, जैसे मैं इसको लिखूंगा 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाएगा, तो उसके डिवाइड में क्या आएगा, डज नॉट मैटर। बट इसमें ध्यान दोगे तो 2 × 3 फैक्टोरियल, ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बट उसके डिवाइड में क्या आएगा वो भी देखेंगे। अब देखो डिवाइड में कैसे चेक करते हैं, तो मैं डिवाइड पता है क्यों कर रहा हूँ डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर लेटर क्या है, रिपीट करें या नॉट रिपीट, Repeat, sir. रिपीट कर रहे हैं। तो जब रिपीट करते हैं तो तुम्हें पता है ना हमें डिवाइड करना होता है। अब डिवाइड देखो कैसे करेंगे, ये वाला डिवाइड नहीं करेंगे, ये वाला डिवाइड नहीं करेंगे,
डिवाइड कैसे करेंगे सुनना, इंक्लूडिंग दिस लेटर, ठीक है, इसको इंक्लूड करते हुए आपको इस बी को इंक्लूड करना है और आपको राइट साइड में देखना है, और क्या देखना है कि कौन कौन से लेटर कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस बी के ऊपर खड़े हो जाओ और बी को भी देखो और आगे देखो कितने लेटर रिपीट कर रहे हैं। ए 3 बार कर रहा हाँ सर। है, सर बी को मतलब बी तो है नहीं, फिर उसका क्या लिखेंगे सर? बी का कुछ नहीं लिखेंगे, इंक्लूडिंग दैट लेटर का मतलब समझे क्या, आपको बी को भी देखना है। अगर बी रिपीट कर रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस ए की जगह अगर बी होता, तो क्या ये वाला बी और ये वाला बी मिला के 2 हो गए क्या? यस सर। फिर उसके लिए 2 फैक्टोरियल लिख देते डिवाइड में। समझ गए, मतलब उस लेटर को देख के सोचना है कि कहीं वो तो रिपीट नहीं कर रहा आगे। ओके सर। जैसे हम क्या करते हैं, कई बार हमने पता बहुत बहुत बेसिक सी गलती होती है, कई बार हम क्लास में काउंटिंग करते हैं और हम सब बच्चों को काउंट कर लेते हैं और हम खुद को काउंट नहीं करते। हुआ है ना ऐसा? हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, खुद को देखते हुए इंक्लूडिंग दैट लेटर आपको आगे देखना है कि कौन मेरी जैसी शक्ल का और भी दिख रहा है क्या, मेरी जैसी शक्ल का और भी कोई दिख रहा है उसको पकड़ेंगे। मेरी जैसी शक्ल नहीं दिख रही तो बाकी कोई 2 अलग अलग, जो 2 बच्चे सेम तो नहीं दिख रहे उनको पकड़ना है। तो इस बी को इंक्लूड करते हुए आगे देखना है। तो ए ए ए कितनी बार है? 3 बार। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो नीचे लिख रहा हूँ, देखो 3 ए के लिए। अच्छा, और क्या रिपीट कर रहा है? एन भी तो रिपीट कर रहा है। तो डिवाइड में क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल फॉर 2n। ये समझ में आया पहला स्टेप? ये इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? 3 × 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस। अच्छा देखो, 0 × समथिंग के बारे में मत सोचना क्योंकि 0 आएगा, फिर भी मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अब आगे जाना है, पीछे जो चला गया वो चला गया, हमेशा ध्यान रखना इसमें पीछे चला गया वो चला गया। अब इस लेटर को इंक्लूड करते हुए तुम्हें आगे जाना है और बताओ क्या क्या रिपीट करें इस ए को इंक्लूड करते हुए। कितने हैं? फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल सर। 3 फैक्टोरियल फॉर 3a और 2 फैक्टोरियल फॉर 2n। समझ में आया स्टोरी? बट कोई फायदा नहीं था उसका, क्यों? क्योंकि 0 × समथिंग था ना, यस सर। तो पूरा रिजल्ट ही 0 जाता। बट फिर भी याद रखना है। अच्छा, अब आगे बढ़ो, आगे ही बढ़ना है। अब इस n के बारे में सोचो, इसको इंक्लूड करते हुए आपको आगे देखना है। तो बताओ इसके डिवाइड में क्या लिखो? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ, अब तुम्हें पता समझ में आया क्या कि एक एक कम हो गया अब, क्योंकि हम आगे ही बढ़ रहे हैं। तो पीछे एक चला गया वो चला गया, तो अभी हम क्या लिखेंगे? 2 फैक्टोरियल फॉर 2a और 2 फैक्टोरियल फॉर 2n। सिमिलरली अब आगे जाओगे तो इस a के लिए क्या लिखोगे? अब n का पार्ट आएगा क्या अब दोबारा? अब n नहीं आएगा, पीछे चला गया वो। तो इसको इंक्लूड करते हुए अगर राइट साइड में देखोगे तो a कितने हैं? 2 फैक्टोरियल। अच्छा, n के लिए कुछ लिखोगे? नो सर। नहीं। देखो, 1 फैक्टोरियल लिखने का यूजलेस है, 1 तो तुम 1000 बार लिखो, क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसका काम हो गया। अब इसको देखोगे तो आगे कुछ लिखने का मतलब है यहाँ पर? इसको इंक्लूड करते हुए कुछ रिपीट कर रहे हैं? नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो तुम मतलब 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो और लास्ट वाले के लिए भी 1 फैक्टोरियल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भी लिखोगे तब भी हम डिवाइड में बनेंगे। क्या इतना क्लियर हो गया आपको क्या किया मैंने? यस सर। Yes, sir. पिछला वाला जो था ना उसके जैसे 2 स्टेप तो सेम ही थे, यहाँ तक सेम था, कॉपी पेस्ट। बस एक्स्ट्रा पार्ट क्या था? डिवाइड था। डिवाइडेशन कैसे करना है? हर लेटर को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ना है। जो लेटर रिपीट करे उससे डिवाइड करते रहो, जो चला गया चला गया, जो चला गया वो कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ए चला गया था, तो फिर आगे के बार में ना यहाँ से स्टार्ट जब मैंने किया था, एन से जब स्टार्ट किया था मैंने 3 फैक्टोरियल फॉर 3a नहीं लिखा, 2 ही लिखा, क्योंकि एक कम हो गया। ऑल क्लियर? अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना उसमें एक याद रखना, 1 एक्स्ट्रा ऐड करना है। बस ये याद रखना है यार, काम हो जाएगा अपना। समझ गए? अच्छा, ये प्लस प्लस नहीं लिख रहा मैं बार बार, अरे बड़ी कैलकुलेशन है, वो तुम कर लोगे बाद में एग्जाम टाइम में या जब भी घर पे। Yes, sir. यस सर। क्लियर हो गया? दोनों में देखो एक ही टाइप का मेथड बता दिया, वैसे तो मेरे को एक और मेथड आता है बट वो तुम्हें फिर क्या हो जाता कि नॉट रिपीटेड का मैं अलग बताता, रिपीटेड का अलग बताता, तो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला लगता सर कौन सा याद रखे। तो एक मेथड से ही दोनों काम चल रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या था कि जब लेटर रिपीट करते हैं तो हमें क्या करना होता है? एक्स्ट्रा पार्ट डिवाइड करना होता डिवाइड करना सर। है ना। और +1 एक्स्ट्रा याद रखना, मैं फिर उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना यार।
इम्पोर्टेंट है। चाहो तो तुम आज ये एक तरह से ये नोट बना लेना अपने नोट्स में ना, फिर 2-4 क्वेश्चन ट्राई करना। जैसे मेरे नाम का रैंक निकाल लेना, उसमें भी लेटर रिपीट कर रहे हैं। कमलप्रीत आपके नाम में भी रिपीट कर रहा है। अनमोल आपके नाम में रिपीट नहीं करता है कुछ? प्रीत में ई करता हूँ। हाँ कर देना, बट बहुत बहुत बड़ा नाम है यार तेरा। इतना बड़ा नाम का रैंक निकालेगा ना तो बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तेरे को। छोटा कोई नाम सोच लेना, जैसे मान ले मेरा नाम सोच लेना, ठीक है? छोटे छोटे कोई भी नाम, ठीक है? कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो ट्राई करना है यार आज, ताकि वो कंसेप्ट याद हो यस सर। ओनली प्रीत का भी हो जाएगा सर। जाए। हाँ ऐसे कोई भी जो आपको रेंडमली जिसका भी लगे ना, ऐसे ऐसे करना। देखो आज आज नहीं तो या कहीं भी रिश्तेदार या कोई मोहल्ले में, अच्छा इधर आ तेरी रैंक बताता हूँ, ठीक है? उसको पकड़ना, उसका नाम पूछना और उसकी रैंक निकालने बैठ जाना, और बोले ना ले ये तेरी रैंक है, ठीक है? ऑल इंडिया रैंक ये है तेरी, डिक्शनरी पे तो इतने पोजीशन पे आएगा। समझ गए? ऐसे उसको कुछ बुला देना, ठीक है? वो भी खुश हो जाएगा यार कि मेरे को रैंक पता चल गई मेरी। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया, हम आगे बढ़े। यस सर। यस सर। नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। अरे तो उसको किडनैप करके नहीं, उसको प्यार से बिठा के कि उसकी रैंक बतानी है, तो ये किडनैप विडनैप पे चला गया। गोली थोड़ी मारनी है उसको, है? प्यार से समझाना है, बच्चे यार, उनको प्यार से समझाना पड़ेगा रैंक। चलो देखो, आज का जो चैप्टर है ना उसके बारे में बात करते हैं। इसमें ना मोस्टली जो मैं ना मैन चीजें तुम्हें बताता हूँ, ज्यादा अननेसेसरी खींचा ही नहीं इसमें। बाकी इस पूरे स्लाइड में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना? इसमें तुम ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताता हूँ वो तुम हाईलाइट भी कर लेना तुम्हारे नोट्स में। एक तो ये जो होता है ना कि आपका, जैसे मैं बात करूं कि जनरल टर्म और मिडिल टर्म ये कैसे निकालते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है? ग्रेटेस्ट टर्म वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ग्रेटेस्ट कैसे निकालते हैं। और एक अपार्ट फ्रॉम दैट है ना, वो भी आता है, जैसे मान लो कि मेरे को नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स निकालने पड़े, रैशनल टर्म्स, या फिर फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स। सुने ऐसे बाइनोमियल में कि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है उसमें रैशनल टर्म्स कैसे निकालते हैं, या फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स कैसे निकालते हैं जिनकी पावर नॉर्मलाइज होती है। मैं बता दूंगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का मतलब तुम्हें बेसिक सा बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए। और सिग्मा नोटेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके लिए तुम्हें एनसीआर एनपीआर छोटी मोटी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है? उसमें से भी मैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है जो मैं तुम्हें हाईलाइट कर देता हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाली एक प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रॉपर्टी होती है? एनसीआर प्लस NCR-1, ठीक है? मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, एक मैंने ये लिखी है, एक ये लिखी है, दोनों एक ही बात है। जब भी तुम्हें एनसीआर और इस आर से एक कम मिलता है और ये एन और एन सेम होता है, तो इसका प्रॉपर्टी हमेशा होता है N+1, मतलब एन में एक ऐड कर दो, और CR। ये बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेई में सिग्मा वाले क्वेश्चन आते हैं ना कई बार, वो इससे बन जाते हैं। और यहाँ जो प्रॉपर्टी लिखी है वो भी वही है, बस इसमें डिफरेंस पता है क्या है? इसमें आर आर नहीं है, R+1 आपका आर है। देखो एक बड़ा है और एक उससे छोटा है। मैंने बोला ना, अगर आर है तो उससे एक कम होता है यहाँ पर। तो अगर ये R+1 है तो उससे कम क्या होगा? आर होगा ना। तो मैंने यस रिजल्ट सर। किया, एन में 1 ऐड कर दो, तो देखो मैंने एन में 1 ही ऐड किया। और फिर आगे क्या लिखा? NCR, आर का मतलब जो एक्चुअली बड़ा होता है। तो देखो जो बड़ा है वो ये लिखा है, जो बड़ा है वही लिखा है मैंने आगे। समझ गए? तो ये एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये वाली याद नहीं भी हो ना, तुम ये याद रखना यार, ये ज्यादा आसान है और याद रखती है। और उसमें बस याद इतना रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, देखो मैंने लिखा 45C4, और मैंने लिखा प्लस पे 45C3। और मान लो इसको सॉल्व करके बोल दिया और बोला कि 4 ऑप्शन दे दिए, 45C4, 46C4, कौन सा ऑप्शन मैच करे? तो ये प्रॉपर्टी है, देखो एन एन दोनों सेम है। ये यस आपका सर। आर है, ये आपका आर है, बड़ा वाला आर है 4। तो क्या ये R-1 दिख रहा है आपको? तो हम इसको क्या लिखेंगे मर्ज करके? N+1 मतलब 46। सी आर, आर की जगह 4 लिखो या 3 लिखो? 4। 4। फोर। तो ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 46C4। सिंपल। ये मर्ज करके ना प्रॉपर्टी बनती है, तो ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर एक ये सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिजल्ट ना ये इंपॉर्टेंट होता है। ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट है, जैसे एनसीआर, कोई भी दो कंसेक्यूटिव और NCR-1, इनका जो रेशियो आता है वो हमेशा ध्यान रखना N-R+1 अपॉन में R। अच्छा ये आया कहाँ से?
जब तुम एनसीआर का फॉर्मूला ओपन करोगे ना, याद है ना फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड में एन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। जब तुम ओपन करोगे तो तुम्हें उसमें से फैक्टोरियल वाले सारे टर्म्स कट करोगे तो तुम्हें ये रिजल्ट मिलेगा। बट अभी टाइम नहीं है कि हम डेरिवेशन करें। अगर मेरे पास टाइम होता या मैं पहले आता जब तुम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो मैं बता देता। बट नाउ वी हैव टाइम कि आप इसको रिवाइज ही कर लेना, याद कर लेना कि एन माइनस आर प्लस वन अपॉन में आर होता है। ये ग्रेटेस्ट टर्म में भी काम आएगा। फिर ये जो तीसरा प्रॉपर्टी है ये तो बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो मैंने बोला एनसीएक्स और एनसीवाई दोनों सेम है, तो वो दो कंडीशन में सेम होता है, या तो एक्स और वाई ही सेम हो जाए या फिर एक्स प्लस वाई की वैल्यू एन के इक्वल हो। जैसे इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो मैंने बोला 4 से 3 क्या सेम नहीं है, एन सी एक्स एन सी वाई। तो मैंने क्या बोला, 3 और 3 मैंने यही सेम कर दिया, ये जो एक्स था और ये वाई था ना मैंने उनको इक्वल कर दिया तो ये सेम हो गया। अच्छा एक और केस भी हो सकता है, मैंने लिखा 7C3 और मैंने बोला 7C4, क्या ये दोनों सेम है क्या? यस ये भी सेम है। देखो कैसे, मैंने 3 को 4 के, ये 3 और 4 इक्वल नहीं होते, तो मतलब इसमें ये वाली कंडीशन फेल्ड हो गई कि एक्स और वाई दोनों इक्वल है, ये फेल्ड। बट मैंने एक और रिजल्ट क्या बताया कि दोनों का अगर एडिशन एन के इक्वल आ गया तो भी सेम होते हैं। 3 + 4 का एडिशन 7 नहीं होता। तुम कभी भी कैलकुलेट कर लेना यार, कभी भी कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर एनसीआर से जब सॉल्व करोगे यू विल गेट बोथ आर सेम, नो इश्यूज। समझ गए क्या बोला मैंने? यस सर और ये वही प्रॉपर्टी है यार, ये वही प्रॉपर्टी दिख रहा है क्या, ये वही लिखा है क्या, एन सी आर, ये आर है और ये एन सी आर माइनस वन है। तो मैंने ऊपर ऐड कर दिया और डायरेक्टली क्या लिखा, एन सी आर। तो ये तो क्या है, बार बार प्रॉपर्टी बनाई गई है। देखो ये आर है, ये आपका आर माइनस वन है, वैसे ही हो गया। एन 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 की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 2n। तो यार ये रिप्लेसमेंट करके तो तुम दुनिया भर की प्रॉपर्टी बना सकते हो। समझ गए? तो ये जो ये ऑब्जर्वेशन जो लिखा है ना मैंने, ये रिप्लेस करके प्रॉपर्टी बनाई है, लाई बाय रिप्लेसमेंट। तो तुम्हें इसको तो रट्टा नहीं मारना, तुम्हें रट्टा सिर्फ मारना है तो तुम ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन। अब इसमें अगर रिप्लेसमेंट करते रहोगे तो बनते रहेंगे प्रॉपर्टी। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया था, ये लो, क्या ये भी एक प्रॉपर्टी नहीं बन गई वैसी वाली? क्या चेंज कर दिया मैंने, एन की जगह क्या कर दिया, 2n। तो इसको मैं अगर कंक्लूड करूंगा तो क्या लिखो इस प्रॉपर्टी का आंसर, एन 2 सी + आर 1 एन सी आर माइनस वन। तो क्या लिखो, 2n 2 + प्लस 1 वन। और सी, ठीक है। आर आएगा या आर माइनस वन, आर हाँ बड़ा वाला। हाँ जो बड़ा होता है ना वही आता है, ये बड़ा है, तो हो गया प्रॉपर्टी। मतलब ये ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है कि सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज चेंजमेंट कर दी। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, तुम तो पिछली वाली प्रॉपर्टी याद रखो, वो इंपॉर्टेंट है। फिर देखो कुछ चीजें बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पीछे वाली स्लाइड पे लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस भी था ना अपने पास, 2 पेज थे। यही बाइनोमियल का ही पहला काम कि तुम्हें एक्सपेंशन पता होना चाहिए, एक्स प्लस वाई टू द पावर एन का एक्सपेंशन। कुछ कुछ चीजें जो इस पूरे चैप्टर में तुम्हें काम आएगी। क्या तुम्हें एक्सपेंशन आता है बाइनोमियल लिखना? यस सर सबसे पहले क्या लिखते हैं, NC0, एक्स की लोवेस्ट पावर लिखते हैं। या फिर तुम ऐसे मान लो कि मैंने एक्स की हाईएस्ट पावर ले ली और वाई की लोवेस्ट पावर, किसी को भी ले लो फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट जो स्टेप लिखेंगे वो लिखेंगे NC1। फिर अब एक्स की पावर एक एक कम करते रहो और वाई की पावर बढ़ाते रहो। जैसे यहाँ 0 था, अब वाई की पावर 1 हो गया। फिर नेक्स्ट आएगा NC2, एक्स की पावर n-2 वाई की पावर 2। अच्छा ये बढ़ते 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 लास्ट में क्या दिखेगा तुम्हें, NCN। लास्ट में NCN आएगा, एक्स की पावर एक मोमेंट में लास्ट में क्या हो जाएगी, 0, और वाई की पावर कितनी हो जाएगी हाईएस्ट, n। ये होता है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसमें छोटी छोटी चीजें, पहली बात, कोई तुमसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, कोई बता सकता है मेरे को? n+1 n+1 है, उसकी देखो काउंटिंग, सिंपल सा लॉजिक था काउंटिंग का, 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक गया, n तक। तो कोई तुमसे पूछे यार 0 से 10 तक कितने नंबर होते हैं, 11 होते हैं। कोई पूछे यार 0 से n तक कितने होते हैं, n+1 होते हैं। एक एक्स्ट्रा होता है ना 0 वाला, अरे भाई 1 से लेके n तक n होता है, बट ये 0 का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n+1 होते हैं। जैसे किसी की पावर में 15 लिखा है तो उसको जब एक्सपेंड करोगे तो 16 टर्म्स आएंगे, पहला काम। दूसरा कि इसका जनरल टर्म क्या है, ये तो ऐसे मान लो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखाऊंगा तुम्हें जेई के, उसमें यही बनेगा हर बार, जनरल टर्म कैसे लिखते हैं।
इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने सारे क्वेश्चन इसके यही बनते हैं जनरल टर्म पे। क्या क्या लिखते हैं हम इसका जनरल टर्म? जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? जो हमने एक्सपेंशन लिखा उसको एनालाइज करेंगे। तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? हमेशा TR+1 लिखते हैं। NCR, x⁻n - r और y⁻r। देख लो। और यहाँ पर r हमेशा एक कम लेते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखूं, इसी इसी वाले x+y में लिखो कि मैंने बोला T6 बताओ। तो T6 मैंने पूछा है, सिक्स टर्म पूछा है। तो सोचो यार ये T6 कैसे बनेगा, इसको 6 बनाना है। तो आर 5 कितना यूज करना पड़ेगा? 5 यूज करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, हमेशा आर कम लेना होता है। कोई पूछे T8 निकालो, तो R7 यूज करो। T3 निकालो, तो आर कितना यूज करो? 2 यूज करो। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू। जैसे मान लो n हमारा n ही है, मैं क्या लिखूंगा? NC5 x⁻n - 5 और y⁻5। बस ये रिप्लेसमेंट हो गया। जो भी n होगा, जैसे n को मैंने 20 ले लिया तो 20 आ जाएगा सब जगह। ये आपको जनरल टर्म से कोई भी टर्म्स लिखना आना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसके बनेंगे देखना। जनरल टर्म को यूज करके ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइदर वो फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स हो या कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें रिजोल्व हो जाती है। तीसरा, ये थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा आई थिंक, पता है ना ये सब? Yes. हाँ, फिर भी उनमें ना कुछ कुछ चीजें जो तुम्हें नहीं पता वो बताता रहता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक चीज पूछी आपसे कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है। ये भी प्रॉपर्टीज में ही आते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसलिए मैं इसको यहाँ पर ही हाईलाइट कर देता हूँ कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है। अच्छा, पहले मेरे को बताओ, ये जो आपने बाइनोमियल लिखा है एक्सपेंस, उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? पहले तो ये बताओ। एनीवन? फटाफट बताओ यार, देखो 740 हो गए, क्लास का तो पता ही नहीं चला, रैंक ही खा गया। इसमें से जो कुछ बचेगा ना वो हम कल वाले सेशन में भी ले लेंगे और AMGM वाला सेशन भी कर लेंगे। एक तो क्या है, बीच में अपना क्लास आता है यार, तो हम उसको ज्यादा एक्सटेंड भी नहीं कर पाते। बताओ बताओ जल्दी बताओ। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब किसको बोलते हैं? देखो, ये जो NC0 होते हैं ना, NC0, NC1, NC2, NC3, NCN, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो मैंने पूछा सम, सम का मतलब हो गया NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 करके कितना हो जाएगा लास्ट में रिजल्ट? NCN। इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। और मैंने उनका क्या पूछा तुमसे? सम। तो क्या मैंने ऐड कर दिया सबको? यस सर। किसी को रिजल्ट पता है इसका? किसी को भी? तुम लोग यार अभी जैसे जितने भी डेली सेशन हो ना उनको पक्का ज्वाइन करना है यार। मतलब मैं बता रहा हूँ इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा। SC ST वाले बच्चे जो बैठे हैं उनका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यार तुम्हें नहीं पता। और जो अभी नेक्स्ट के जितने भी सेशन आएंगे उन सब में तुम्हें पता चलेगा। तुम एक बात सोचो यार, एक दिमाग में सोचो कि मैंने सिर्फ NC0 पिक किया, मैंने NC1 पिक किया, मैंने NC2 पिक किया, और सब कुछ वैसे ही लिखा है, प्लस प्लस करके सब कुछ लिखा है। बस मैंने गायब किसको कर दिया? एक्स और वाई जो जो लिखे थे मैंने, अजीब अजीब जो जो लिखे थे एक्स वाई, वो सारे गायब हो गए। तो सोचो यार वो गायब कैसे करेंगे, क्या रिप्लेस करें उनको कि वो गायब हो जाए, ताकि हमें ये प्लस वाला रिजल्ट मिल जाए जो हमने लिखा है। उसको गायब कैसे करें? एक्स और वाई को गायब करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? हाँ चिराग, बढ़िया। सबसे बेस्ट मेथड यही है कि सर मैं एक्स और वाई को दोनों को 1 से रिप्लेस कर दूं, 1 से। क्योंकि 1 से बेस्ट कुछ नहीं होता। अरे 1 की पावर एनीथिंग, 1 की पावर n हो या 1 की पावर 2 हो या 1 की पावर 1000 हो, वो तो 1 ही बनाएगा ना। अरे गायब करने का मतलब समझ रहे हो? सिर्फ NC0 ही आया है, बाकी कुछ नहीं आया। NC1 ही आया है, बाकी कुछ भी नहीं आया। तो मतलब मैंने उसको गायब कैसे किया? एक्स और वाई की जगह 1 रख दिया। तो सोचो, ये जो राइट हैंड साइड वाला है इसमें सब जगह मैंने एक्स और वाई की जगह 1 रख दिया। तो क्या तुम्हारा रिजल्ट इतना ही बचेगा? NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट डॉट करके NCN। तो वही काम मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट में कर रहा हूँ। तो x प्लस वाई की जगह 1 1 रख दो। तो 1 + 1 टू सर। 2, और उसकी पावर कितना है? n। तो क्या इसका आंसर आ गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि सम ऑफ
बाइनोमियल कोफिशिएंट का रिजल्ट क्या होता है? आंसर हमेशा याद रखना 2 to the power n। जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल तुमसे पूछा, एक एग्जांपल पूछा मैंने कि 2x प्लस 3y टू द पावर 18, और इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया मैंने सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का आंसर बताओ, तो आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे एंड से? 2 to the power n। n कौन है? बस ये n देखा करो। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट के टाइम में ये मत देखना कि सर 2x 3y इनका कोई इंपॉर्टेंस है क्या, ये 2 और 3 इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसमें, सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट है। NC0 NC1 NC2 सिर्फ वही पिक करने, तो आंसर क्या आएगा इसका? कितना बोलो फिर इसका आंसर? 2 की पावर 2 की 18। पावर 18 दी पावर 18 आएगा। बस सिंपल सा लॉजिक। एक तो ये रिजल्ट होता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो क्या है? सम ऑफ कोफिशिएंट। देखो, पिछले मैंने पूछा था बाइनोमियल कोफिशिएंट, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? सम ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब समझ गए ना, उसमें तो सारा कुछ आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर तुम मेरे को आंसर बताना कि कैसे बनेगा। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल में लिखा x प्लस 2y की पावर 15, ठीक है। अच्छा, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, पहले थोड़ा बहुत लिखेंगे। क्या पहला 15 से 0 आएगा? यस सर। x की पावर 15 हो जाएगा और 2y की पावर 0 हो जाएगा। चलो उसको मैं 0 कर देता हूँ। फिर अब एक एक करके बढ़ता रहेगा। 15c1 x टू द पावर 14, सही है। यस सर। फिर मल्टीप्लाई में 2y, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 15c2 x टू द पावर 13 2y की पावर 2। मतलब एक एक करके बढ़ता रहेगा और बाकी चीजें कम होती रहेगी। क्या ऐसे ही आएगा? यस सर। यस ऐसे सर। करते करते लास्ट में क्या आएगा? 15c15 x टू द पावर 0 और 2y की पावर 15। ऐसे बड़ा सा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब मैंने इसमें आपसे क्या पूछा कि सम ऑफ, अगर मैंने पूछा होता सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो आंसर क्या आता? फटाफट बता दो यार। 2 2 की पावर 15। 2 to the power 15 हो जाता, बाकी कुछ मत सोचना। 2 to the power 15, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया हमने? 2 की पावर n का। बट मैंने क्या पूछा अभी? सम ऑफ कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब, कोफिशिएंट का मतलब ये होता है ना कि एक्स और वाई जो भी हम सोचते हैं उनके बाजू में जितना भी वैल्यू आता है, क्या वो पूरा का पूरा पैकेज कोफिशिएंट में आता है? जैसे मान लो यस। मैंने ये लिख दिया है, मैंने लिख दिया 9x² माइनस 8x प्लस 6। मैंने बोला x का कोफिशिएंट बताओ, तो तुम क्या बताते थे? x के साइड में जो भी लिखा है विद साइन, क्या वही तो कोफिशिएंट था? यस सर। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करूं, तो सोचो उसके साथ तो फिर ये भी तो आएगा रिजल्ट में। कौन आएगा रिजल्ट में साथ में? ये 2y, मतलब 2 भी तो आएगा। 2y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर भी आएगा। लास्ट में 2y की पावर 15 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 15 भी तो आएगा साथ में। मतलब इसमें इसमें जितना भी डेटा है ना, सारा का सारा आएगा। सिर्फ गायब क्या होगा? क्या गायब होना चाहिए? y गायब होना चाहिए। अगर मैं इस y को गायब कर दूं ना, y को गायब कर दूं, जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स में से अगर y को गायब कर दूं, तो जो बचेगा क्या वो हमारा रिक्वायर्ड था? y के साथ साथ x को भी गायब करना पड़ेगा, x भी तो ना अपने। यस सर। समझ में आया? अच्छा, वो गायब कैसे होगा फिर? y और x दोनों कैसे गायब होंगे? सेम स्टोरी, कि x और y को हम क्या पुट कर दें? 1 1 ना। यस सर। अगर आपको सम ऑफ कोफिशिएंट कोई पूछे ना, तो जितने भी वेरिएबल होते हैं, आइदर x हो, y हो, z हो, सबको तुम क्या पुट कर दो? 1 पुट कर दो। ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको 1 पुट करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब तुम 1 पुट करने में ये गलती मत करना कि यहाँ पुट करने बैठ गए। यहाँ थोड़ी पुट करोगे, इसको तो बहुत टाइम लगेगा सोल्व करने में। तुम यहाँ पुट करना। अरे भाई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों तो सेम ही है ना, उसी का तो एक्सपेंशन लिखा है हमने। तो तुम यहाँ पुट करके बताओ क्या आंसर बनेगा फिर? 1 + 2 × 1 to the power 15, कितना आंसर आएगा? 3 की पावर 15। हाँ, कभी भी सॉल्व कर लेना तुम लोग। राइट साइड, ये जो लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, दोनों का रिजल्ट अगर निकालोगे तुम्हें 3 की पावर 15 ही मिलेगा। कभी भी चेक कर लेना। और मुझे पता है कि तुम नहीं चेक करोगे क्योंकि तुम इतना बड़ा कैलकुलेशन 2 की पावर 15 कौन सॉल्व करने बैठेगा? तुम लास्ट वाला भी बता दो ना मेरे को, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसमें 16 टर्म्स तो मतलब छोड़ ही दो तुम लोग। तो बेटर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट जिसमें सिर्फ 2 की पावर n का फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n का फॉर्मूला। और एक होता है सम ऑफ
कॉफिशिएंट, उसमें रिमेंबर एक्स वाई जेड को 1 पुट करते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल बना दिया कि 2x प्लस 3y माइनस 4z और इसकी पावर 18 है, और मैंने आपसे पूछ लिया यहाँ पर कि सम ऑफ कॉफिशिएंट बताओ, तो क्या आंसर आएगा तुम्हारे एंड से? क्या करना है, एक्स और वाई जेड जितने भी वेरिएबल है सबको 1 1 पुट कर दो, सबको 1 पुट करो, एक्स वाई जेड जो जो वेरिएबल दिख रहा है सबको 1 पुट कर दो। तो आंसर इसको कैलकुलेट करो, कितना बनाए, ये 2 प्लस 3 माइनस 4 उसकी पावर 18, कितना आंसर आएगा? 1 2 की पावर 2 की पावर 1 1। यस अब तुम ये सोचोगे सर 1 आएगा, तुम सॉल्व करके देख लेना, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर मल्टीनोमियल आना चाहिए। मल्टीनोमियल्स को ओपन करोगे फिर तुम सबको ऐड करोगे, तुम्हें 1 ही मिलेगा, ट्रस्ट मी वो 1 ही आएगा, डोंट वरी। ठीक है, दोनों चीज समझ गए क्या बोला मैंने? एक कॉफिशिएंट था, एक सम ऑफ कॉफिशिएंट था, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बता दिए तुम्हें। चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपना। अब तुम इस क्वेश्चन की बात करते हो, थ्रू आउट द क्वेश्चन में तुम्हें लेके जाता हूँ। पहला क्वेश्चन यही का क्वेश्चन है, क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। तुम्हें पूछा है कि ये अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे। समझ गए ना, टर्म्स मतलब समझ गए, मतलब जैसे मान लो बहुत सारे टर्म्स हैं, तो 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, इनको ऐड करने के बाद टर्म्स की काउंटिंग पूछिए, काउंटिंग टर्म्स की। बताओ तो तुम्हारे एंड से क्या आंसर आना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है इसमें कितने टर्म्स आएंगे? तुम्हें पता है ना, प्लस करके सोचना है, ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में सोचना है। ऐसे मत सोचना कि सर इसमें 9 पावर है तो इसमें 10 आएंगे, और इसमें भी पावर 9 है इसमें भी 10 आएंगे, 10 और 10 मिला के 20 होते हैं, ये मत कर देना, क्योंकि बीच में प्लस है ना, उसका भी तो कुछ एडवांटेज होगा। अच्छा जैसे मान लो मैंने ये पूछ लिया था आपसे, मैंने पूछ लिया इसमें कितने टर्म्स है, जल्दी बताओ जल्दी। 4 टर्म ओके, एनीवन एल्स? प्रेरणा, निखिल, चिराग, मनीष, कमल, क्या आएगा भाई? सर 2 2? और भाई, और कोई नंबरिंग 1 से लेके 10 तक? रही, देखो यार, पहली बात है कनमोल, 8x और ये माइनस का 4x, क्या इसको तू बैलेंस नहीं कर सकता था? यस तो फिर एक तो ये हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा, जो बचेंगे उनको ऐड नहीं कर सकते। तो मेरा पॉइंट इतना बताने का था कि कुछ अगर सेम सेम टर्म्स आते हैं ना, सेम सेम टर्म्स आते हैं, जैसे मैंने कुछ पूछा होता तुमसे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितने टर्म्स है, तुम बोलोगे 4, 4 थोड़ी यार, एक ही है, सबको ऐड कर सकता हूँ मैं। समझ में आया? तो मतलब इस क्वेश्चन यस में भी यही स्टोरी थी, इस क्वेश्चन में भी यही स्टोरी थी। स्टोरी कैसे थी कि ये x प्लस वाई की पावर 9 का एक्सप्रेशन है, और यहाँ देखोगे तो अगर मैं इसको x बोलूं तो ये माइनस का y, अरे दोनों सेम ही है, ये वाला 1 ये वाला 1 सेम है, ये 5 रूट 2 ये भी 5 रूट 2 है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो x प्लस वाई की पावर n है, एक x माइनस वाई की पावर n है। ठीक है, तो इतना पता चल गया क्या, इसमें सारे के सारे प्लस में आएंगे, x प्लस वाई में, इसमें सारे प्लस में आएंगे। जैसे अगर मैं जितने भी टर्म्स बोलूं, T1 T2 T3 जो भी टर्म्स आएंगे ना, जितने कितने टर्म्स आएंगे लास्ट में, 10 तक आएंगे, सारे के सारे प्लस में आएंगे। और इसमें कैसे आएंगे फिर बताओ? माइनस में सर। सारे माइनस में नहीं आएंगे, अल्टरनेट आएंगे, T1 माइनस T2, फिर प्लस में T3, फिर माइनस T4, ऐसे अल्टरनेट आएंगे। तुम्हें ना x माइनस वाई का एक्सपेंशन में तुम्हें पता होना चाहिए। देखो मैं चलो फिर लेके जाता हूँ बैक टू दी ओल्ड सेशन। x प्लस वाई का मैंने एक्सपेंशन आपको बताया था, यहाँ पर बताया था। अब मैंने कोई पूछ लिया होता कि x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन बताओ, तो तुम क्या करते, जहां जहां प्लस वाई था उसको किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, यहाँ पर किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस वाई माइनस। से। तो देखो ना, इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर 0 है। क्या ये माइनस वाई की पावर 1, ये माइनस 12 आ जाएगा, यस सर। फिर माइनस वाई की पावर 2, ये प्लस ही होता है। तो मतलब पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो क्या अल्टरनेट आने स्टार्ट हो गए?
तो वही मैंने बोला ना, यहाँ पर जो आएंगे वो अल्टरनेट आएंगे। अच्छा, तुम जब ऐड करोगे तो तुम्हें पता है ना, ये वाला और ये वाला और ये दोनों साइड सेम है, तो क्या इसमें से ये जो नेगेटिव पॉजिटिव ये कट जाएंगे? आधे कट जाएंगे क्या? तो कितने बचेंगे? क्या तुम्हें फर्स्ट जो T1 है और ये वाला T1 सेम ही आएगा, तो तुम्हें 2 टाइम्स दिखेगा T1। 15 थोड़ी होंगे निखिल, 15 थोड़ी होंगे यार, कैसे कर रहे हो आप? 15 कैसे हो गए? अरे 5 यहाँ से कटेंगे, 1 से लेके 10 तक है ना, 5 इसमें कट जाएंगे, तो जो 5 और 5 बचेंगे वो डबल हो जाएंगे। तो एक्चुअली ये टर्म बचेगा, देखो T1 बचेगा, T3 बचेगा। अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा? T5, फिर T7, फिर लास्ट वाला क्या आएगा? T9। क्या यही 5 बचेंगे क्या? Yes, sir. और इसको डबल क्यों किया पता चला? डबल क्यों किया? अरे यहाँ भी T1 है, यहाँ भी T1 है, तो मैंने अभी तो बताया 8x और 4x को तो मैं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि वो सेम सेम थे। तो जो जो सेम क्वांटिटी उनको ऐड कर सकते थे। कितने टर्म्स आएंगे टोटल? 5 टर्म आएंगे। समझ गए? अरे अल्टरनेट वाले ना, आधे देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सेम कहानी है। आधे कट जाएंगे तो आधे बचेंगे। और अगर चलो तुम्हें नहीं भी आते ना, तो तुम ये वाला प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, याद रखना, जब भी पावर ऑड होती है, क्योंकि अगर पावर ऑड होती है ना, तो उसमें काउंटिंग इवन आती है, क्योंकि एक ज्यादा होता है। जैसे मान लो पावर में 11 है, तो उसमें टोटल टर्म्स कितने आते हैं? 12 आते हैं। समझ गए? 12 आने का मतलब क्या हो गया? 6 कट जाएंगे, 6 बचेंगे। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो इस टाइप का जब भी एक एक्सप्रेशन मिले कि x प्लस ए टू द पावर एन और x माइनस ए टू द पावर एन, और यहाँ n किसको बोल रहा हूँ मैं? ऑड को बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ऑड। तो उस केस में अगर उसने पूछा है कि इनको ऐड करके कितने टर्म्स आएंगे, तो रिजल्ट होता है n+1/2। इसका मतलब आधे कटेंगे, आधे रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर 9 था आंसर में, तो 9+1 10, 10/2 5, तो उसमें 5 ही टर्म आएंगे। हालांकि तुम्हें दिखेंगे 5+5 10 दिखेंगे, बट वो 5 और ये 5 सेम सेम होंगे। जैसे T1 सेम होगा तो वो ऐड हो जाएगा, T3 सेम होगा, ऐड हो जाएगा, तो इसलिए तो मैंने डबल लिखा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सर डबल हो गया तो 5 5 दूनी 10 हो गए। अरे डबल का मतलब वैल्यू डबल हो जाएगी। जैसे अगर ये वाला आंसर 5 था और ये वाला भी 5 था, तो वो 5 और 5 मिला के कितना हो जाएंगे? 10 ना। समझ गए पॉइंट? ठीक है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आया कि तुम्हें x-y की पावर n का एक्सपेंशन भी समझ में आ गया होगा, आई होप, कि वो अल्टरनेट चलता है। पहले T1 पॉजिटिव आता है, फिर T2 नेगेटिव आता है, फिर T3 पॉजिटिव आएगा, फिर T4 नेगेटिव आएगा, ऐसे अल्टरनेट चलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अल्टरनेट। चलो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम्हें ना, कैसे जनरल टर्म होता है, ये सब दिखा दिया। चलो ये वाला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। क्या लिखा उसने? 17th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। तुम्हें एक एक्सपेंशन दिया है, कितने टर्म्स टोटल? टोटल कोई बता सकता है? 51. 51। इसका 17th टर्म निकालना है, T17 निकालना है, तो R कितना यूज करूं? 16. 16। फटाफट वो वाला जनरल फॉर्मूला लगाएं। और 18 के लिए R कितना यूज करोगे? 17। जनरल फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं मैं? NCR, x टू द पावर n-r और y टू द पावर r। ये जनरल फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। फटाफट अप्लाई करते हैं। ये मान लो x और ये मान लो आपका y, तो लगाओ NCR। R कितना हो गया अपना? 16। क्या 16 लगेगा? इनटू x, x कौन आपका? 2। 2 टू द पावर क्या होता है? n-r, तो 50 - 16 सही है। y, y क्या है आपका? a, उसकी पावर कितना हो जाएगा? r, r का मतलब 16। क्या इसमें कोई डाउट है कैसे लिखा मैंने? No, sir. कौन सा फॉर्मूला रिप्लेस किया मैंने और कुछ नहीं किया, यहाँ भी रख रहा हूँ देखो, T18 निकाल रहा हूँ, इसी का 18th टर्म, R17 यूज करेंगे, तो 50C17, 2 टू द पावर 50 - 17। चलो मैं लिख देता हूँ 50 - 17, और फिर a टू द पावर 17। अब उसने क्या बोल दिया कि इसका 17th और 18th टर्म दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है, तो तुम भी इक्वल कर दो। ये लो, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। ये 2 टू पावर कितना हो गया? 34 क्या? Yes, sir. दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, ये लो।
और इक्वल करने के बाद किसका सॉल्व करने बोला है? ये 50 माइनस 17 कितना हो गया? 33। किसको सॉल्व करने बोला है? ए को। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इसका टर्म्स निकालो वो इसके इक्वल है, या फिर इसका टर्म्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इस टाइप के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। उसके लिए भी जनरल टर्म ही लगता है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में लिखे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या फिर कोई तुमसे बोले फाइंड कांस्टेंट टर्म, तो इसका मतलब समझ लेना कि आपको जनरल टर्म लिखना है और उसमें एक्स की जो भी पावर होती है उसको इक्वेट किसके करना है? जीरो के। पहले वहां से आर निकाला करो, आर आएगा तो फिर चीजें बनेगी। अच्छा, इसको कर लोगे यहाँ से, फिर ए के लिए सॉल्व। देखो टाइम कम है इसलिए बोल रहा हूँ, सॉल्व मतलब क्या है? देखो ये 30 से 33 कट जाएगा, एक बचेगा ना यहाँ पर 2, ये 16 कम हो जाएंगे, तो यहाँ एक ये बचेगा। समझ गए? और ये 50C16 और 50C17, इसके लिए क्या करना? एनसीआर का फॉर्मूला। बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, जो बचेगा उससे आंसर आ जाएगा। क्या ये इसके बाद तो बन जाएगा? Yes, sir. चलो, जो चीजें बन जाएगी ना उसके लिए मैं ज्यादा सोच नहीं रहा। तुम्हें मैं देखो ये दिखाता हूँ, ये देखो जेई का क्वेश्चन। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा है। थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा, एक एक्सपेंशन है उसका हमें थर्ड टर्म लिखना है। क्या इसका थर्ड टर्म लिख सकते हैं? 5C आर कितना हो जाएगा? 2. 5C2। अच्छा, 1 की पावर तो कितना हो जाएगा? 3, जो मैं नहीं लिख रहा। दूसरा क्या बचेगा? एक्स टू द पावर लॉग 2 एक्स, इसकी पावर 2। अच्छा, ये रिजल्ट किसके इक्वल है? इसका थर्ड टर्म लिख दिया मैंने T3। किसके इक्वल है? 2560। तो चलो पहले उसको सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल इसको सॉल्व कराओ, डिवाइड में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर एनीथिंग इग्नोर करो, एक्स टू द पावर लॉग विद बेस 2 उसका स्क्वायर। ठीक है, इसको रिजल्ट में ना फ्लो फ्लो में ये मत लिख देना कि सर इसका आंसर एक्स है। इसका आंसर एक्स नहीं है, वो तब होता है जब e टू द पावर लॉग विद बेस e और आगे x होता है, तब हम x लिखते हैं। और e की बात नहीं है, अगर ये दोनों सेम है, e की ही कोई बात नहीं है। अगर ये 2 2 होता ना तब भी हम रिजल्ट x लिखते हैं, बट ये 2 2 नहीं है। एक का बेस 2 है और एक उसकी बेस में क्या है? x है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना। अच्छा, कितना कटा ये? कुछ सिंप्लीफाई करके बताओ यार। 5 फैक्टोरियल मतलब पता है ना तुम्हें? 120 होता है। ये 12 हो जाएगा। क्या 10 आएगा? Yes, sir. 10 आ गया। और तुम्हें 10 में भी कुछ स्टोरी दिख गई होगी कि ये 10 का मतलब ये इधर 2560 में जीरो कट गया। जीरो कट गया ना? Yes, sir. क्या बचा? एक्स टू द पावर लॉग 2x का स्क्वायर, वो कितना है? 256 है। अच्छा यार, किसी का स्क्वायर 256 है, तो इसका मतलब ये अंदर वाला जो पार्ट है वो खुद 16 हो गया क्या? Yes, sir. अब तुम यहाँ से x के लिए कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ मेरे को, एनीवन। कि क्या करें सर मैं x के लिए? या तो देखो एक काम है कि तुम ऑप्शन पे काम करो, जो तुम्हें टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या करें बताओ? तुम बताओगे वैसे ही हम यूज कर लेंगे। क्या लगाए? इसका जो आधा पार्ट रह गया ना यार, वो हम कल कर लेंगे ना। अभी ये क्वेश्चन तो करेंगे, क्योंकि देखो अभी तुम्हारा टाइम भी हो गया आज वो रैंक बेस्ड के चक्कर में। ठीक है, तो इसको मैं कल है ना लेक्चर 2 डाल के डाल दूंगा उसमें, बाइनोमियल वाले में। तो मोस्ट प्रोबब्ली हम फिर इस वाले वीक में ना यही करेंगे, बाइनोमियल हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, ये वाला पार्ट। टेंशन मत लेना कि बाइनोमियल बाइनोमियल आज फिर खत्म नहीं हो पाएगा अभी। खत्म कैसे हो पाएगा यार, अभी तो बहुत सारी चीजें बची है। वो रैंक वाले में आधा घंटा चला गया अपना। अच्छा, इसको कैसे करेंगे भाई? दोनों साइड लॉग ले लें, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, लॉग ले रहे हो? अच्छा, लॉग लोगे तो फिर ये पावर आगे आती है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? लॉग 2x, फिर यहाँ भी इंटू में क्या आएगा? लॉग x आएगा। और इक्वल टू में क्या आएगा? लॉग 16 आएगा। अब तुम जब लॉग ले रहे हो तो तुम्हें पता है एक एडवांटेज होता है कि तुम बेस अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। तो क्या बेस 2 लेने का एडवांटेज है क्या? यहाँ पर ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये सेम नहीं हो गए फिर। तो एडवांटेज क्या बन गया? इसको मैं log 2x का स्क्वायर बोल सकता हूँ।
और तुम्हें पता है ये log 2 16 कितना होता है आंसर में? log 16 का वैल्यू व्हेन बेस इज 2, तुम्हें log की प्रॉपर्टीज आती है? अच्छा तुम्हें ये तो पता है क्या 16 को हम 2 to the power 4 बोलते हैं? Yes, sir. तो तुमने ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी? हाँ शाबाश, बढ़िया चिराग। ये 4 आगे जाएगा, log x की पावर m का प्रॉपर्टी, फिर log 2 कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ से रिजल्ट 4 आता है। ये पढ़ा है प्रॉपर्टी? Yes, sir. तो ये किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। log 16 का वैल्यू व्हेन बेस इज 2 4 होता है। अब सोचो यार किसी का स्क्वायर 4 है, तो क्या यहाँ से मैं ऐसे लिख दूं कि log 2x इज इक्वल टू 2? सही है, Yes, sir. स्क्वायर रूट ले लिया मैंने एक तरह से। अब तुम सोचो यार यहाँ से तुम्हें x निकालना नहीं आता, x क्या लिखूं? 2 to the power 2, क्या आंसर आएगा? अच्छा इसमें 1/4 है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मेरे? 1/4 लिखा है। ये log लेंगे तो ये log 2x आएगा, ये भी log 2x हो गया, x to the power log 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये 10 बना, डिवाइड हो गया 256। अच्छा अच्छा अच्छा, गलती 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 ये की, देखो गलती ये की हमने, यहाँ स्क्वायर रूट लिया ना, तो ये +-2 आएगा, दिख रहा है क्या? प्लस Yes. माइनस टू। हाँ तो यहाँ से दो आंसर बनेंगे ना, एक तो बनेगा 4 और एक बनेगा 2 की पावर -2, तो वो कितना होता है? 1/4। 1/4. हाँ तो उसने ऑप्शन ये 1/4 वाला दिया है। समझ में आया कि आंसर तो दो आएंगे? मुझे लगा मैं पूरा क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ कर दी, पूरे क्वेश्चन में सही था, वो लास्ट में समझ में आया कि हाँ यहाँ गलती कर दी। ठीक है, ये तो क्या है, चलो वो तो मैच हो जाता है ना अपना कौन सा से। कोई डाउट है इसमें? No, sir. ये टर्म्स वाले तो समझ गए क्वेश्चन। अब जो इसमें देखो, जैसे कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 है, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हो गए, देखो 23 में पूछा भी गया था, इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हैं, क्या ये तुम्हें आता है ये इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं टर्म्स के बेसिस पर? कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5, या फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म्स, या फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4, इस टाइप के क्वेश्चन। तुम क्या करना, इसमें हिंट क्या है, वरना तो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें ये यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। तुम्हारे लिए हिंट क्या है, ये ट्राई जरूर करना। ठीक है, इस स्लाइड को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे आगे। करना क्या, तुम पहले TR+1 निकालना इस क्वेश्चन का, फिर उसमें क्या करना, x की जो भी पावर है उनको मर्ज कर देना। जैसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो कुछ तो पावर मर्ज होगी, और हमें उसमें क्या चाहिए, x to the power 5 का कोफिशिएंट। तो यहाँ जो भी पावर आएगी, ये जो भी पावर आएगी उसको इक्वल टू क्या बना देना, 5 बना देना। 5 क्यों बनाना पता है क्या रीजन? क्योंकि हमें x की पावर 5 चाहिए, और पावर को 5 के इक्वल करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा r। तो पहला तुम्हारा टास्क है r निकालना। r निकालने का पर्पज क्या है, कि वो कौन सा टर्म है जिसके बारे में उसने पूछा है। पहले वो टर्म मिलेगा, उसके बाद में तुम्हें क्या मिलेगा, कोफिशिएंट। टर्म नहीं पूछा, कोफिशिएंट पूछा है। क्या आते हैं क्या ऐसे वाले क्वेश्चंस? देखो No, जनरली sir. बताना, नहीं आते तो मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट वाले स्लाइड में। मनीष कह रहा आते हैं, चलो ट्राई करके देखना इसमें। ये वाला क्वेश्चन हो गया इन केस, और ये नंबर ऑफ इंटीग्रल पार्ट, ये तो मैं पक्का तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तुम में से अगर किसी को आता है तो ट्राई जरूर करना। इंटीग्रल टर्म्स बोलो, देखो मैं फिर वही बोल रहा हूँ, इंटीग्रल टर्म बोले, या फिर फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स बोले। ठीक है, ये सारी एक चीज होती है, फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स, या फिर कांस्टेंट टर्म बोले, सॉरी, फ्री फ्रॉम रेडिकल इंटर रेशनल टर्म्स, या फिर ऐसे बोले रेशनल टर्म्स। तीनों एक ही बात है यार, तीनों वर्ड एक ही बात होते हैं, तो क्वेश्चन में कैसे भी दिखा सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स, या फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। तो यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है? बट ये वाला ट्राई जरूर करके आ रहा है, x की पावर 5 वाला। कर लोगे?
और वो प्लानर में मैं ऐड करवा दूंगा सर से बोल के ना, एक एक ये वाला सेशन ऐड करवा देंगे और एक सीक्वेंस सीरीज का भी ऐड करा देंगे, ताकि थोड़ा और अच्छे से हो जाए ना अपना, क्योंकि स्कोरिंग है दोनों। फिर जो बचेगा ना आगे वाले जितने भी डेज बचेंगे, उसमें मैंने कैलकुलस ऐड किया है तुम्हारे लिए खास, क्योंकि तुमने मेरे से कैलकुलस पढ़ा नहीं, जैसे लिमिट हो गया। ठीक है। और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अगर टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी इसके 2 सेशन बढ़ गए, तो मैं सोच रहा हूँ फिर लिमिट के बाद हमें तुम्हें एओडी का भी जो मेन पार्ट है, मैक्सिमम मिनिमा हो गया, उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है, जो मैंने पहले ही बताई थी, जहाँ से हमने शुरुआत की थी एक्चुअली, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली वाले, वो सब फिर से बता दूंगा, इस साल की बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ कोर्स, तुमने एरिया अंडर द कर्व भी नहीं पढ़ा मेरे से, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा ना। चलो ठीक है फिर, बाय बाय ना। इसमें जो प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चंस रह गए या फिर कुछ अपने वाले जो पुराने वाले, और खास करके रैंक वाले क्वेश्चन निकाल के लाना है यार, मैं पूछूंगा कल किन किन ने निकाला, दो दो तीन तीन क्वेश्चन तो करना सो। ठीक है, चलो फिर बाय बाय ना, गुड नाइट।